Kindly note this question. 0.6 ml of acetic acid everyone knows the formula for acetic acid, CH3COOH, having density of 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degree centigrade. Calculate Van't Hoff factor and the dissociation constant of acid. Kindly go through this question here. Collect the things, collect the data, what's provided here. Okay, let's get started with it. Zero 0.6 ml we have, that is of acetic acid. Density we have, again of acetic acid, 1.06 gram per ml. In 1 liter of water, water volume we have 1 liter. और ये जो बोल रहे हैं 0.6 ml, ये एसिटिक एसिड जब सॉल्यूशन के अंदर डल जाता है, मतलब जब बन जाता है, उसकी ये वॉल्यूम है बेटा। तो दोनों वॉल्यूम्स में फर्क है, तो उसी के बिहाफ पे अब जरा ऐसे करते हैं। Now delta TF is provided to you. This is 0.0205 degree centigrade. Van't Hoff फैक्टर I आपसे पूछा गया है, आपसे Ka पूछा गया। दिस इज द स्टोरी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास एक चीज फॉर श्योर है, डेंसिटी और वॉल्यूम। किसकी है हमारे पास? ये एसिटिक एसिड वाले सॉल्यूशन की। तो जब मेरे पास 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो डेंसिटी भी पता है, उसकी वॉल्यूम भी पता है, तो हम एसिटिक एसिड का मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी पता है और उसी की वॉल्यूम पता है, तो हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं डियर? मास। तो जरा पहले उसका मास निकालते हैं, फिर सारी चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है, डेल्टा टीएफ वाली यूज हो रही है, आई इंटू के एफ इंटू एम होती है, और जब एम यूज होती है उसमें वेटिंग ग्राम चाहिए ही होता है, तो इसलिए हमें एसिटिक एसिड का यहाँ पे वेटिंग ग्राम चाहिए डियर। तो लेट्स वर्क ऑन इट। अब इसके बारे में बात करते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और मास किसके लिए इक्वल होता है? डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारे पास 1.06 है, वॉल्यूम हमारे पास 0.6 ml है, ये भी ग्राम पर ml में है, ये भी ml में है, तो नो नीड टू चेंज द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ml ml कैंसिल हो जाएगा, तो वेट इन ग्राम आपके पास आ जाएगा, जो आ रहा है आपके पास 1.06 into 0.06, it's coming out 0.636 grams, 0.636 ग्राम्स आ रहा है, ठीक है बेटा। तो वेटिंग ग्राम वी आर रेडी। अब डेल्टा टीएफ लगाते हैं, इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अब बताओ डेल्टा टीएफ की वैल्यू 0.0205, आई निकालना है, के एफ की वैल्यू, के एफ हमें बेटा पानी का यहाँ दे रखा है, दैट इज 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1.86 मोलालिटी में वेटिंग ग्राम, वेटिंग ग्राम कितना है 0.636, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे 60 होता है, 60 ग्राम पर मोल इनटू, अब इन्होंने कहा है हमारे से 1 लीटर ऑफ वाटर, वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर का है। अब बताओ यहाँ पे रखते हैं पानी का, वेटिंग ग्राम रखते हैं ना पानी का, फिर ऊपर 1000 रखते हैं, यानी आप समझो 1 लीटर वाटर 1 किलोग्राम के ही तो बराबर हुआ, क्योंकि डेंसिटी पानी की क्या होती है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 1 ही आ गया। इज दैट क्लियर? 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। अब बताओ आई निकालो अब यहां से, अब हमें यहाँ पे आई निकालना है, लेट्स वर्क ऑन आई। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू the values that we have just substituted, I equals to, अब यहाँ पे निकालते हैं 0.0205 into 60 अपॉन 1.86 into 0.636, I की वैल्यू आ रही है बच्चे 1.039। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, बट डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ये जो आपसे वेटिंग ग्राम निकलवाया है, नई बात बस क्वेश्चन में ये वाली थी और कुछ नहीं। ये चीज भी आप पहले कर चुके हुए हैं, जब हम आपको डेंसिटी के बारे में समझा रहे थे पानी की, उस टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, तब आपने ये किया था वहां पर। अब जरा सारे बच्चे जरा मुझे आई और एल्फा का रिलेशन निकाल के दिखाएं, आई और एल्फा का रिलेशन फॉर एसिटिक एसिड, इसके लिए रिलेशन निकालें फॉर एसिटिक एसिड। चलिए बच्चे आगे, ये पेज हो गया। तो अब रिलेशन निकालते हैं जरा हम, CH3COOH प्लस H पॉजिटिव, 1 0 0 1/x x एल्फा इक्वल्स टू x अपॉन 1, तो 1 माइनस एल्फा, एल्फा एल्फा, बेटा आई का फॉर्मूला जरूर लिखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। इस फॉर्मूले को लिखने के बाद ही आप ऐसे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया तो एक दो क्वेश्चन जब लगातार करते हैं तो आप इग्नोर करो, समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आना है इसके ऊपर, तो ये पूरा फॉर्मूला जरूर लिख के आइएगा। तो 1 प्लस एल्फा आ गया, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा, तो यानी एल्फा इक्वल्स टू I-1, यानी 1.039 -1 यानी 0.039।
अब ये जो आया है, अब बस आपको के कैलकुलेट करना है। तो के ए का फॉर्मूला होता है सी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - एल्फा। सी इज द मोलालिटी बेटा, यहाँ मोलालिटी होती है। अब मोलालिटी देखो यहाँ क्या है, मोलालिटी का हमारा सिर्फ इतना आया था, यानी 0.636 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट था 60, 0.039 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 0.039। 1 तो मेरा 1.65 आ रहा है। एक बार प्लीज चेक करो अपना आंसर, तुम्हारा आ रहा है 1.95? यू हैव कैलकुलेटेड इट? और आपका आय क्या आ रहा था? 1.04 आ रहा है। अच्छा, हमने 1.039 लिया है। ठीक है, 1 पॉइंट ओके। आपका आ रहा है 1.9। अगर किसी का यहाँ पे सपोज आंसर आ रहा है 1.6, क्योंकि मेरा अभी यही आ रहा था बच्चे, बट कई बार वही वाली बात है 1.039 लेने की और 1.04, और किसी ने अगर 1.04 के आगे वाली वैल्यू रख दी तो थोड़ा और वेरिएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है, आप आई की वैल्यू रख क्या रहे हो बेटा, उसके हिसाब से ही आपका आंसर आएगा यहाँ पे। जो मैं रख रही हूँ उसके हिसाब से 1.6 आ रहा है। अगर मैंने 1.39 करके किया है तो ये मेरा आंसर आ रहा है 1.6 करके। तो ठीक है, कोई नहीं, 1.9 1.6 ऑल डन। 10 रेज़ टू द पावर तो मैच हो रहा है। ठीक है, इट्स ऑल डन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, बट मुझे एक ग्राफ कराना था आपको। जरा उसको पर आते हैं, उस ग्राफ पर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर है बच्चे, प्लीज जरा खोलिएगा उसे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर एक ग्राफ है बच्चे, वो उस वक्त हमारा मिस हो गया था, मैं अब आपको करा रही हूँ, लिसन। हमने ये समझ रखा है कि जब भी हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट होता है और उससे अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं TF और इसे बोलते हैं TF0, मतलब जो भी इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स आते हैं, तो हमने देखा है उनमें डिप्रेशन हो रहा है, यानी कम होता हुआ चल रहा है, डिप्रेस होता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो जब ये डिप्रेस होता है या लो होता हुआ चलता है या डिक्रीजिंग वैल्यू इसकी मिलती है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज टी डेल्टा TF इक्वल्स टू TF0 माइनस TF सॉल्यूशन, इजंट इट? ये हमारे पास चलता है इसका फॉर्मूला। अब होता क्या है, जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो इधर आप लोग यहाँ पे लिखिए, इस दैट इज द वेपर प्रेशर, और ये होता है हमारे पास टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर केल्विन के अंदर। अब ये बताइए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी लिक्विड और उससे बने हुए सॉलिड का वेपर प्रेशर आपस में इक्वल होता है, उस समय को, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। जब लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर वेपर प्रेशर एक जैसा हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट थिंग। तो जैसे आप समझो, हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ये ग्राफ है हमारे पास सॉल्वेंट का, लिक्विड सॉल्वेंट, पानी ले लिया आपने। अब मुझे एक बात बड़ा आराम से बताना बेटा,
अगर वेपर्स की बात की जाए, वेपर्स की, लिक्विड ज्यादा वेपर बनाता है या सॉलिड? लिक्विड ज्यादा वेपर बनाता है, ठीक है। सॉलिड तो कम बनाएगा ना, इजंट इट देयर? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इधर देखो, नीचे से ये ग्राफ शुरू किया है। ये जो ग्राफ है ये है सॉल्वेंट का, मतलब यही जो लिक्विड सॉल्वेंट है ये जम रहा है, ये फ्रोज हो रहा है, ये मतलब एक तरह से फ्रोजन सॉल्वेंट हम इसका बनाने जा रहे हैं। ये है हमारे पास उसका सॉलिड फॉर्म, या इसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, फ्रोजन सॉल्वेंट। तो एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, जैसे इस पॉइंट पे बराबर हो गया एक्स पॉइंट पर, तो यहां पर ये जो टेम्परेचर आया इसे हम क्या मानेंगे? दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। मेरा ये कहने का आपसे मतलब था, मैंने कहा कि ये ग्राफ मैंने नीचे बनाया है, इस ग्राफ को ऊपर, क्योंकि वेपर लिक्विड के ज्यादा है सॉलिड के कम, इसलिए सॉलिड का ग्राफ नीचे रहा, वेपर लिक्विड के ज्यादा है इसलिए लिक्विड का ग्राफ ऊपर रहा। अगर मैं उलट कर देती तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैम सॉलिड ज्यादा वेपर बनाता है लिक्विड से, जो कि आपको भी पता है गलत है। जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ज्यादा होने की वजह से उसके ग्राफ को ऊपर रखा गया है, और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वेपर कम बनने की वजह से वेपर प्रेशर भी उसका कम होगा, इसलिए उसके ग्राफ को नीचे रखा गया है। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, मैम आपने इन्हें पीछे की तरफ क्यों मिलाया? मतलब मैंने इस ग्राफ को मैं आगे नहीं ले गई, मैं ऐसे लाई हूं, ऐसे, और ऐसे इस ग्राफ को भी ऐसे। बेटा एक बात बता, फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब सॉलिड, आइस, उसके वेपर कम बनते हैं, उसका वेपर प्रेशर कम ही तो होगा। तो वेपर प्रेशर कम, नीचे इसको तो बढ़ाऊंगी तो इसका वेपर प्रेशर अगर एक्स पॉइंट पर आ रहा है, तो लिक्विड के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी तो इस एक्स पॉइंट पे जब आएगा तभी जाकर तो ये एक से वेपर प्रेशर पर आएंगे, इजंट इट? तो यानी वो फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो कैटेगरी में रहता है, इस वजह से लिक्विड सॉल्वेंट को पीछे आना पड़ा, ताकि इतने कम वेपर प्रेशर पर आकर ही वो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट दिखा पाएंगे, कॉमन फ्रीजिंग पॉइंट दिखा पाएंगे, और उस फ्रीजिंग पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? दैट इज द प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? हम ऊपर क्यों नहीं ले गए ग्राफ को? अरे ऊपर ले जाओगे तो तुम क्या गैस की तरफ बढ़ना चाह रहे हो? नहीं, हम सॉलिड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि वेपर कम बनते हैं, इसलिए पीछे की तरफ ग्राफ बनाया जाता है। समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं, हमारे पास आ गया क्या कि अब ये लिक्विड सॉल्वेंट जो आया इसका तो फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ नॉट आ गया। अब क्या किया, इस लिक्विड सॉल्वेंट में तुमने डाल दिया नमक, कोई सॉल्यूट डाल दिया, तो अब ये क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। तो अब जब तुम डाल देते हो, नमक डाल देते हो, तो वेपर प्रेशर बेटा कम नहीं हो जाता? अब क्या हो जाता है, उसका वेपर प्रेशर कम, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो सबसे पहले पढ़ा था, कि लोअरिंग पढ़ी है ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग कब होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाने पे वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट की वैल्यू से कम आएगा, मतलब समझ लो अगर इसका आ रहा है 10 तो इसका आना चाहिए 6। इज दैट क्लियर? तो यानी जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट से कम है, इसलिए हमने नीचे बनाया। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन है? वही जो ऊपर था। और मैंने क्या बताया था, अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो यानी पानी के अंदर नमक डालकर फ्रिज में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो, जमता कौन है, नमक या पानी? हमेशा पानी जमता है बेटा, ठीक है। तो यानी जब आप पीछे की तरफ ये ग्राफ बनाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, तो इस पॉइंट पर आकर इसे वाई मान लेते हैं, ये सॉल्यूशन जमना शुरू हुआ, क्योंकि अब जाके इनका वेपर प्रेशर, अब जाके ये वेपर प्रेशर ये वाला सॉल्यूशन का इस सॉल्वेंट के बराबर आकर बैठेगा, तो ये हो जाएगा हमारा TFS सॉल्यूशन का। तो अब आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज होगा, तो देखो TF नॉट से पीछे ही तो आ रहा है, तो यानी कम है। तो दिस क्लियरली शोज कि डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, जो ग्राफ भी शो कर रहा है। इज दैट क्लियर? और इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बीच का डिफरेंस है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं दिस इज डेल्टा TF। आई बात समझ में आप सबको? इज दैट क्लियर? बताइए।
तो ये है हमारा ग्राफ, जो कि एक फ्रोजन सॉल्वेंट का है। इस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट के साथ वेपर प्रेशर मैच किया, और इस पॉइंट पर आकर सॉल्यूशन के साथ वेपर प्रेशर मैच किया। और जब वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं, लिक्विड के और सॉलिड के, तब हम उस टेम्परेचर को डिक्लेयर कर देते हैं एज द फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर डियर? अब जरा इसे मार्क कर लीजिए, ये है हमारे पास, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ग्राफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ग्राफ। करिए बेटा, जल्दी से इसे बना लीजिए। और बेटा एक क्वेश्चन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का छूट गया था, जरा उसे और कर लेते हैं। देखिए जरा एक बार चेक कीजिएगा, क्या ये क्वेश्चन, एक बार ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, ये छूट गया है बेटा हमारा। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल्स। प्लीज जरा एक बार चेक करो। Calculate the osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of a polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 degrees centigrade. बेटा नहीं किया होगा, लिख लीजिए आप ये, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो, पाई इक्वल्स टू, अगर मैं आई भी लगा दूं, INRT अपॉन वी, तो जो भी पॉलीमर होता है उसके लिए भी I 1 होता है। अगर नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन अगर लगा भी दिया तो भी कोई बात नहीं। वेटिंग ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, RT अपॉन वी।
अब जरा पाई निकालते हैं। वेटिंग ग्राम, 1 ग्राम। I1 वेटिंग ग्राम 1। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पॉलीमर 185,000। इतना बड़ा है, रखना पड़ेगा डियर। नेक्स्ट है आर। अब बताओ आर की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ? 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, या 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लीटर की जगह यहाँ 450 ml दे रखा है, तो लीटर वाली तो रखोगे क्या? ठीक है, तो 0.0821। टेम्परेचर बताओ बच्चे। 37 + 273। वॉल्यूम है हमारे पास 450 ml, तो 450 × 1000 ऊपर। अब बताइएगा कितना आ रही है ये वैल्यू पाई की। पहले सिर्फ वैल्यू निकालो, हम एटमॉस्फेयर में निकालेंगे, बाद में जाके उसे पास्कल्स में कन्वर्ट करेंगे। वैल्यू बताइए बेटा कितनी आ रही है? बेटा एक बार दोबारा बता कितनी आ रही है। 0.002 एटमॉस्फेयर। अब इसे पास्कल्स में कर लेते हैं। हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो 0.002 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 0.002। बेटा एक बार दोबारा चेक कर, मुझे ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ लग रही है। 1 मिनट, एटमॉस्फेयर में जो वैल्यू आ रही है एक बार दोबारा चेक करो। जो यहाँ आ रही है वैल्यू, कोई नहीं, कर ले, कोई ऐसी बात नहीं, कर। ये आ रही है बेटा आपकी, आप गलत नहीं कह रहे थे बच्चे। ये आ रहा है 0.00029, अराउंड 295। है ना, 0.000। आपका 30 आ रहा है, तो हाँ मेरा 295, दैट्स वन थिंग, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए 1.013 से मल्टीप्लाई।
बेटा जो ये पाई कैलकुलेट होके यहाँ पर आ रहा है, इट्स कमिंग आउट, आपकी मर्जी, आप किसी तरह से लिख लें। आई एम राइटिंग दिस इन द वैल्यू ऑफ 3.057 इंटू 10⁻⁻⁴ एटमोसफेयर, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। वही हो गया 0.0003 करके जो आपका आ रहा है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब निकालते हैं, क्योंकि 1 एटमोसफेयर इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, therefore 3.057 into 10⁻⁻⁴ atmosphere equalizes to 1.013 10⁵ upon 1 into 3.057 into 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू जब हम कर रहे हैं, कमिंग आउट 3.1519 इंटू 10, तो एक तरह से आ गया 31.51 पास्कल्स। और ये हो गया ना बेटा, मैंने इतना लिया ना, देख, आई एम टेकिंग अप 5, आई एम टेकिंग अप 7, इन नंबर्स का कुछ तो वेरिएशन आएगा ना। और आपने लिया 0.0003, आपने उससे किया तो थोड़े वेरिएशंस तो इसमें रहेंगे, बट सारे सही है। वही तो कह रही हूँ, आपका जो आ रहा है उसके हिसाब से निकालो। ओके, आपकी वैल्यूज के हिसाब से ही मैम आपको मार्क्स देंगी, उसी तरह से आपको जज करेंगी, ठीक है। कमिंग 30.96, सॉरी 30.96, 1 सेकेंड। 3.096, 1 सेकेंड बेटा, 3.096, और ये आ गया 30.69 तक, ऑल फाइन, ठीक है। 30.69, दैट्स द फाइनल पार्ट। ओके डियर, ये आ रहा है। इज इट क्लियर? So with this, we have covered up this chapter, that is relative loading, that is solutions chapter. We are done with it. Now remember, अब आपका जो टेस्ट है dear, osmotic pressure, Van't Hoff factor, जो आपने सारा सीखा है, और ये सारे numerical based on the above two topics. मतलब आज तक जो हमने किया है, यहां से यहां तक का टेस्ट है। इज दैट क्लियर? ऑस्मोटिक प्रेशर के पीछे का नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक हमने ले लिया था, इसलिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर से लेकर यहाँ तक का टेस्ट है। यू कैन टेक अ डे ऑफ, मतलब कल के लिए, और उसके बाद आप संडे को आके दे सकते हैं, या अगर जिसकी प्रिपरेशन पूरी है वो कल ही दे सकता है। इज इट क्लियर? मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। फाइन डियर? ओके, तो आज इसे यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल वी कवर ऑन मंडे, सो गुड बाय फॉर। ओके डियर।